सीजन आएगा अभी क्रशिंग का, उस पे भी होगा हमें। और मैम अंडे बहुत सस्ते हो गए हैं अब। अब ये जो है ना, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दफा नेट से पढ़ो, एज इट इज नेट वाला जिसका कॉपी होगा वो तो गया काम से, ठीक है। इन्फ्लेशन होता क्या है, डेफिनेशन उसकी, उसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो जी जी डिमांड फुल इन मैम, डिमांड फुल इंफ्लेशन। मैं बताती हूँ, टू टाइप्स है इसकी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है जब इकोनॉमी में अचानक से डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज हो गई है चीजों की, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब चीजों की डिमांड बढ़ गई है, लोगों की तरफ से डिमांड ज्यादा है, लेकिन उस चीज की शॉर्टेज हो गई है, तो शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फौरन से चीजों की प्राइसेस इंक्रीज कर देती है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। जैसे अभी वीट की शॉर्टेज हो गई थी, गंदम की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों की तरफ से डिमांड थी, लेकिन मुल्क में है ही नहीं वो चीज, शॉर्टेज में है, तो फिर उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि लोगों की तरफ से थोड़ी सी डिमांड कम हो जाए, तो प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी, या आपकी जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए वो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है और उस टाइम पीरियड में फिर हम सप्लाई अपनी ज्यादा कर लेते हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सेकंड है इसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होती है कि अगर आप ऑनर हो फैक्ट्री के, ठीक है, और आपके वर्कर्स आपको तंग कर रहे हैं कि हमारी वेजेस या हमारी इनकम या सैलरी हमारी इंक्रीज की जाए, तो उस सैलरी इंक्रीज करने से आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो अगर आपने वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज की है, तो वर्कर की सैलरी जैसे ही आप इंक्रीज करोगे, इधर से आप अपनी चीज की प्राइसेस भी इंक्रीज कर दोगे, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता है जो कंज्यूमर्स की तरफ से होता है कि अगर मुल्क में चीजों की डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन शॉर्टेज है उस चीज की, सप्लाई है नहीं, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए यानी कुछ अरसे के लिए डिमांड कम की जाए और ताकि फिर हम सप्लाई ज्यादा कर सकें, तो प्राइसेस इंक्रीज कर दी जाती हैं। जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो कुछ लोगों की तरफ से डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी सी कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स के, सप्लायर के पास उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो जो है अपनी चीज की सप्लाई को ज्यादा कर सकें। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जब वो डिमांड कर रहा होता है कि हमारी इनकम, सैलरीज या वेजेस इंक्रीज कर दी जाए, तो प्रोड्यूसर जब उनकी वेजेस इंक्रीज करेंगे तो इनकी वेजेस इंक्रीज करने के साथ वो प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देंगे अपनी गुड्स की, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। अब बाकी है कि इन्फ्लेशन होती क्यों है पाकिस्तान में, इसकी रीजंस क्या है, और अब जब इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन में पुअर और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनपे, ये आपने बताना है, ठीक है। ये यहाँ से जनरल क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की टाइप और इन्फ्लेशन की रीजंस क्या है, और इस दौरान में हमारे जो पुअर और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन में, ये जनरल क्वेश्चन है, माइंड को मैम यूज करना है कि ये आपने एक बोलो। क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ पेपर जी, में भी इसी तरह से आएगा, पेपर में भी इसी तरह से आ सकता है, आ सकता है। मैम इन्हें तो ढूंढते ढूंढते दिन गुजर जाएगा। मैम काइंडली सुने तो सही बात। जी जी, सुनाइए सुनाइए। मैम ये आपने कहा अभी एक वर्ड यूज किया कि भाई नेट से कोई यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। मैम हम तो इतने काबिल नहीं है कि इंग्लिश भी बना सके, तो तो फिर वो जैसे भी उल्टी सीधी जैसे बने, सीक्वेंस बनना चाहिए। चले चले ठीक हो गया मैम। काम मैम में तो वो ऐसे ही काइंडली करना होगा ना। शॉर्ट रन और जी ये वाला चेक में इसके एवरी कोस्ट मार्जिन कोस्ट काइंडली मैम ये करवा दें आप, क्योंकि मुझे ये हाँ, नहीं आते। आप क्या कह रहे हो सीएम साहब? मैंने मैम कहा ये कि कब तक सबमिट करानी है? जी जी, ये कब तक सबमिट करानी है असाइनमेंट?
ये जिस दिन आपका पेपर होगा ना उस दिन मुझे सबमिट करवा देना। ये सबमिट नहीं करवानी है, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता रही हूँ मैं। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन करोगे, इन्फ्लेशन की टाइप्स करोगे और रीजंस आप खुद नेट से सर्च करके रीड करके अपनी वर्डिंग में पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे एज इट इज, किसी का कॉपी हुआ मुझे मिले नहीं, क्योंकि टाइम भी ज्यादा मैंने लगेगा। चेक कर लेना है कि तो किसका मैम कॉपी आप हुआ है। मैम आपको पता मेरे कैसे पास लगेगा? आपको इतने तो कैसे पता स्टूडेंट्स हैं, आप चलेगा? हर बच्चे का पेपर वो नेट से चेक करेंगी। जी हाँ जी, मेरे मैम पास टाइम भी सॉफ्टवेयर है, ज्यादा मैंने लगेगा डाला इसके है अंदर। आपका पेपर सॉफ्टवेयर में और वहां से मुझे पता चल जाएगा किसने किस किस जगह से कॉपी किया है। और अच्छा अगर मैम, किसी का मैम कॉपी बस हुआ कर। अच्छा मैम एक बात क्वेश्चन और है मैम, ये क्वेश्चन जो सा आपने लिखा है ये लाजमी आएगा यानी कि पेपर में? आ भी सकता है। मैम ये तो ना करें ना, हम इतनी मेहनत करें फिर आप पेपर तो देंगे मैम पेपर में दे दीजिएगा, 10 नंबर तो आएंगे इस तरह नहीं, से। आपको मेरी बात सुनो, किसी ने नेट से कॉपी करके अपना नहीं करना, क्योंकि आप पीडीएफ फाइल में जब मुझे भेजोगे मैं उसे चेक करूंगी। सॉफ्टवेयर है एक जिससे पता चल जाता है कि आपने नेट पे किस किस साइट से क्या क्या डाटा इकट्ठा किया है, किस किस साइट से कौन कौन सी लाइन आपने ली है, बकायदा मैम वो अच्छा लाइन अंडरलाइन होकर सॉफ्टवेयर का उस नाम तो बता दें। मैम सॉफ्टवेयर मैम अगर वैसे सेम हो तो कोई मसला नहीं है, नेट से ना हो। नहीं, हाँ वैसे भी सेम कर लो लेकिन नेट से ना हो। मैम मैं 1 मिनट में बात हम पीएचडी स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लाएंगे। जी मैम तो नेट से ही सर्च करना है, इंजन बॉक्स तो हमने वही यूज करना है और वहीं से हमने कॉन्सेप्ट उठा के लिखेंगे। यानी कि अगर तो हमारी आपने तो वर्डिंग सही लिखना है ना, आपने एज इट इज तो नहीं लिखना ना। नहीं मैम, अब हम यानी कि देखें ना, स्लेट से में लिख के इंग्लिश में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता ना मैम अपनी आप ये भी वर्डिंग में। कर सकते हैं, कर सकते मैम हैं। जैसे ये कुछ टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ना आप लोग ना नेट से टॉपिक उठाएं और वहीं से ना सारी तैयारी करें। अब हमने मैथ्स कॉम की भी ऐसे सारी गूगल से तैयारी की हुई है, आपके भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, तो फिर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। खुद ही टीचर्स मेरी कहते हैं बात कि ना सुनो, गूगल से कर लें, फिर अब कह रहे आपने हैं एक कि दफा पढ़ के जो अपनी वर्डिंग में लिखना होता है वो लिखना और बात होती है, ठीक है। एक अगर एंड आपके पास एंड उंड का है, इजाफा कर देंगे। पहले मेरी बात सुन लो। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ और सामने आपके लैपटॉप पड़ा है, आप वहां से खोल के लिखी जा रहे हो तो वो तो साफ पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से लिखा है। अपनी वर्डिंग में जो इंसान लिखता है वो बीच में थोड़ी देर अटकता भी है, रुकता भी है, थोड़ी सी सीक्वेंस भी उसका अप एंड डाउन होता है, एज इट इज नहीं होता। मैम यानी आप कह रही हैं वहां से समझकर और खुद लिख दे? खुद लिखना है आपने। मैम एक बस क्वेश्चन ठीक है रह मैम, गया डन। जी जी मैम। एक ये टॉपिक करवा दे और सेकंडली ये क्वेश्चन है मैम कि ना मैं अगर मैं उर्दू में लिख दूं तो हाँ कोई जी, इशू तो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर? तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, यही इशू होगा बस। अच्छा मैम, अगर इंग्लिश में लिखता हूँ यानी कि हो सकता है यानी कि बाकी कुछ कोई इशू नहीं है। वर्डिंग ऐसी होती है कि मैम जिसके यानी कि हम नहीं कन्वर्ट कर सकते इंग्लिश में, वो तो मैम यानी कि एक रीजन बन जाती है ना कि चलो वहां से उठा लिया, अच्छा इस अच्छा, तरह अगर कर ये सकते हैं फिजिकल मैम। तो फिर क्या आपने अपने लैपटॉप साथ में रखा है? नहीं देती। हाँ, मैं देख। अच्छा हो गया इन्फ्लेशन, उसके बाद आ जाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी जी मैम मेरा क्वेश्चन ये था, मैम चेक होगा हाँ जी होगा, मैं करूँगी check। प्लेजरिज्म में? मैम उसकी कंडीशन क्या है? नेट वाला प्लेजरिज्म आएगा या अगर हम यानी कि जैसे ग्रुपिंग होती है इकट्ठी बच्चों की वो वाला आपने ग्रुप में ही बैठ के पेपर देना, वो तो मुझे सीधी सी बात पता है, लेकिन नेट से अगर किसी ने छापा तो वो सॉरी तो क्या काम से, नेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। मैम कुछ मैम टीचर हमारे कह रहे ग्रुप हैं के कि मेंबर ही पूरे नहीं है, कुछ तो कोटा दूर बैठे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ है, सबने अलग अलग देने हैं। अच्छा, यस मैम, हम ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। हम जी मैम आमिर कोटा दू है, आमिर कोटा दू है, बाकियों का आता पता नहीं है वो कहाँ है। अच्छा इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद आ जाओ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स आप मैम ये तो बताओगे। बताए इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, चीजों की शॉर्टेज भी है कुछ इकोनॉमी में, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है इस साइड पे, या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से उसे कंट्रोल किया जाए, और प्लस कोरोना की वजह से बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं,
बहुत सारी रीजंस हैं। मैम ये मैम फिर टाइप करते हैं। अच्छा, मैम आप देखे ना, आपने उर्दू में बताया हमें, अब मैम हम इसको रीजन में हम यही लिख सकते हैं कोविड-19 फर्स्ट में। हाँ लिख सकते हो, कोविड-19 लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पॉपुलेशन लिख सकते हो, बर्डन है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और इनकम लोगों की बहुत कम है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ डोमेस्टिक से। लेवल आर्गुमेंट। हाँ जी, और क्या कह सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैम जखीरा अंदोजी। हाँ वो भी कह सकते हो। मैम इसकी इंग्लिश तो बताएं, अब ये लिखें तो सही, फिर क्या लिखेंगे उर्दू में जखीरा अंदोजी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉक करना चीजों को, स्टॉक में कर सकते हो, स्टॉक करके आप कोई भी चीज रख लेते हो, फिर जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उन्हें फिर आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा मैम, नेशनल ठीक इनकम है आ मैम। गई। अच्छा जी, नेशनल इनकम क्या होती है? ठीक है, उसके बाद इसमें इसके कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले है जीडीपी। सबसे पहले है जीडीपी। पहले आप बताओगे नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बाद उसके कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस मैम डोमेस्टिक। इसकी वो आपको वो भी तो दी थी असाइनमेंट, वो आपने वापस ही नहीं की, वो दे देती हमारा कुछ फायदा तो होता। अभी रुको तो सही। जीडीपी नेट से ग्रॉस दोबारा डोमेस्टिक सर्च प्रोडक्ट है। करी थी। नेशनल इनकम की डेफिनेशन, जीडीपी क्या होती है? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास क्या है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए? ठीक है, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। इससे हम मेजर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस दफा डेवलप हुई है या नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर इसे लिया जाता है कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हुई है या नहीं हुई। जीडीपी, जीडीपी के बाद जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है एक तो पाकिस्तान की इनकम और प्लस पाकिस्तान, हमारी कंट्री के लोग बाहर जाकर जो अर्निंग कर रहे हैं वो, उनकी इनकम ऐड करेंगे तो जीएनपी आ जाती है। जीएनपी क्या होगी? एक तो पाकिस्तान की अपने हमारे मुल्क के लोग मैम कमा रहे हैं, जो हमारे मुल्क में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं वो, प्लस हमारी कंट्री के लोग बाहर जाकर जो अर्निंग कर रहे हैं वो भी जीएनपी में इंक्लूड होती है। मैम जी ये ब्रीफली लिखेंगे बस? नहीं नहीं, इसको जस्ट आपने डेफिनेशन लिखना और फिर बताना है कि ये है क्या। ओके। ब्रीफली नहीं जाना इसमें। मैम जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से इनकम जनरेट करें उसको भी जीएनपी कहेंगे? उसको भी जीएनपी में हो गया, वो भी जीएनपी में आएगा। जीएनपी उसके बाद है हमारे पास एनएनपी। नेट नेशनल इनकम क्या होगी? नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम क्या होगी हमारे पास वो। उसके बाद मैम जीएनपी नेशनल, नेट नेशनल आगे पी प्राइस। वो एक मिनट, प्रोडक्शन। नेट नेशनल प्रोडक्शन, उसके पास है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या इनकम, इनकम में भी आ जाता है ये। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन या नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होगी। उसके बाद है हमारे पास एनडीएमए। पर्सनल इनकम क्या होती है, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है।
मैम डिस्पोजेबल मतलब? एक मिनट बता रही हूँ। टैक्स देने से पहले जो आपको इनकम मिलेगी वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। जब आप अपनी इनकम में से टैक्स पे कर देते हो तो वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाती है। उस इनकम को आप जहां मर्जी खर्च करो। गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ले लिया है, अब गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगी आपने अपनी इनकम कहाँ खर्च की है। मैम टोटल कितनी टाइप की होती है इनकम? इनकम 2 टाइप्स की होती है, रियल और नॉमिनल। मैम गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इसकी जो बंदे की इनकम है कि ये टैक्स में आ रही है, यार इतना ज्यादा ये अर्न कर रहा है? वो आपका पूरा साल का रिकॉर्ड होता है। अगर आप बिजनेस होल्डर हो तो आप अपनी फर्म का सारा रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके सारा रिकॉर्ड्स आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो। और जैसे नैब है आपका, उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है कि आपने इस साल कितनी प्रोडक्शन की है, उस पर आपका कितना पैसा लगा है और रिटर्न में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, सारी कॉस्ट निकालने के बाद, और उसमें से आपने टैक्स कितना पे किया है। और मैम एक मैम क्वेश्चन नैब और। तो मेरे ख्याल से वो बैंक अकाउंट को ही देखता है, जिसके ज्यादा फुल हो तो उस पे ही अटैक कर देता है वो। हाँ जी, और फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन भी होती है ना। हर फर्म या हर इंडस्ट्री अपने पास अपना फुल डाटा, मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंट बुक कॉस्ट वाले चैप्टर में, जहाँ पर वो अपना सारी रिकॉर्ड अकाउंट उसमें रखते हैं बुक में, ताकि जब भी कभी जरूरत हो तो वो बुक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट को कि हमने इतनी इतनी प्रोडक्शन की है और हमारा इतना इतना पैसा खर्च हुआ है। यस मैम। मैम एक ठीक है। मैम एक पर्सनल एक इनकम फिर से सुनो। पर्सनल इनकम वो होती है जो टैक्स पे करने से पहले आपको इनकम मिलती है। सपोज अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपकी इनकम 80,000 है, 80,000 में से 15 या 20,000 गवर्नमेंट का टैक्स होता है, वो टैक्स कट होने के बाद आपको जो 60,000 मिलेगा वो आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। अब वो इनकम आप जहां मर्जी खर्च करो, आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे कर दिया है और आपकी इनकम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो फिर गवर्नमेंट अब आपसे कभी भी आके इंफॉर्मेशन नहीं लेगी कि आपने आपने कितनी इनकम आपकी है और उसमें से कितना टैक्स आप पे कर चुके हो। मैम हम तो डिस्पोजेबल इनकम वो के ऊपर भी डिस्पोजेबल टैक्स पे पर्सनल करते इनकम हैं। होती है। मैम हम डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर भी तो इनके टैक्स पे करते हैं ना। लेट्स सपोज कौन पे अगर हम करता किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ टैक्स के पैसे लिखे होते हैं। या किसी कोई है? वो कोई आपका चीज के सेल्स टैक्स होता है। डेली वेजेस की कोई चीज खरीदते हैं तो उसके हाँ ऊपर जी, भी हाँ जी, टैक्स। वो क्या वो होता है मैम? सेल्स टैक्स होता है। वो सेल्स टैक्स होते हैं। सेल्स टैक्स वो तो सबको पे करने हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है। सेल्स टैक्स तो अगर आप कोई भी छोटी सी भी चीज लोगे तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो सेल्स टैक्स यानी होते हैं। वो उस गवर्नमेंट के टैक्सी से अलग होता है। नहीं है तो ये गवर्नमेंट का ही टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट आधी से ज्यादा जो टैक्स अपनी इनकम है ना वो इन्हीं वो सेल्स टैक्स से ही एक हासिल टैक्स। करती है। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है, जो आपकी इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, इन चीजों पर है, वो बहुत कम लोग पे करते हैं। ये जो पर्सनल इनकम की बात हो रही है, ये अगर टैक्स जो है, ये जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो तो पे करते हैं, क्योंकि उनको इनकम गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी है तो गवर्नमेंट पहले अपना टैक्स काट लेती है, टैक्स कट करने के बाद उनको इनकम देती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको जितनी की आपको उन्होंने कहा है कि हम आपको 25,000 देंगे पर मंथ, तो वो आपको 25,000 ही देंगे। अब उसमें से आपने अपना कितना टैक्स पे करना है वो आपको पता है। गवर्नमेंट को कोई पता नहीं कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपकी कितनी सैलरी है। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर आपका घर अपना है और उस पर आपका टैक्स आ रहा है और आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को है। यस मैम, ठीक हो। मैम एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में तो जी ऐसे जी। बहुत से बिजनेस हैं जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, और अक्सर के तो बैंक हाँ अकाउंट्स जी, भी नहीं होते, फिर उनका जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास कैसे मौजूद होता है? गवर्नमेंट डाटा जरूर लेती है, लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पाकिस्तान में जो है वो लोग सही इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, टैक्सेस की वजह से नहीं देते कि हमारे ऊपर टैक्स इंपोज हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आप नेशनल इनकम वाला पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये बात बाकायदा डिस्कस की हुई है कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाती है किसी भी फर्म से, इंडस्ट्री से, या इवन शॉपकीपर से भी, अगर आप कलेक्शन इकट्ठी करते हो, डाटा इकट्ठा करते हो, उनके पास जाके आप पूछते हो कि अच्छा आपकी ये शॉप है तो आप इससे पर मंथ कितना अर्न कर लेते हो, तो वो भी पहले सोचेगा और फिर बताएगा कि वो पर मंथ कितना, क्योंकि फौरन से उसके माइंड में ये आएगा कि ये गवर्नमेंट के कोई लोग हैं और अगर ये मैंने अपनी सही इनकम बताऊंगा तो ये टैक्स इंपोज कर सकते हैं, तो वो भी गलत ही इंफॉर्मेशन देता है। ठीक हो गया। तो अक्सर जो बजट में वैल्यूज दी हुई होती हैं वो एक्सपेक्टेशन की बेस पे ही होती हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो पब्लिक है वो अपना सही डाटा प्रोवाइड करती ही नहीं है।
गवर्नमेंट के पास जो सही डाटा और एग्जैक्ट डाटा होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल परफेक्ट होगा, या गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट की जितनी जमीनें हैं उनसे जितनी प्रोडक्शन हो रही है उनका डाटा गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट होगा। इसके अलावा इंडिविजुअली या प्राइवेट सेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं उनका एग्जैक्ट डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। वो अपने अर्निंग से कम अर्निंग ही गवर्नमेंट को शो करेंगे, ज्यादा अर्निंग शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम, आगे बताएं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बाद इसके कॉन्सेप्ट्स में आप जीडीपी की डेफिनेशन बताओगे और ये बताओगे कि जीडीपी किस तरह से इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीएनपी की डेफिनेशन और इसी तरह से जीएनपी का क्या रोल होता है इकोनॉमी पे या क्या इम्पैक्ट वो डालती है। फिर एनएनपी नेट नेशनल इनकम या प्रोडक्शन क्या होती है और ये कितना अहम रोल प्ले करती है इकोनॉमी पर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है। फिर पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस है। ये आपके पास नेशनल इनकम के 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? यस मैम। मैम उस जी चले मैम करवा लें, वो फिर ये टॉपिक रह गया अभी भी। नहीं अभी तो 2 दिन है, बल्कि 4-5 दिन है, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं आज बैठ के मैम देखूंगी कि किस किस के टेबल्स हैं और कौन कौन से ग्राफ आपके आ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो फिर मैं कल डिस्कस भी करूंगी और फिर मैं आपको साथ साथ करवाती भी जाऊंगी। मैम ये बताएं फिर हम बुक्स को छोड़ दें, उनकी वहां से तैयारी ना करें, क्योंकि आप जो करवा रही हैं बस यही तैयार करें। अच्छा क्यों? जो पीछे हमने इतना पढ़ा इतनी मेहनत की है वो कहाँ जाएगी हमारी? मैम वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये ना देना, हम वही टेबल जो ग्राफ इतनी मेहनत से आपने समझाए थे वही करते हैं ना। वो भी करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप? अच्छा जी, इसके बाद लास्ट टॉपिक है बिजनेस साइकिल। क्या होता है बिजनेस साइकिल? जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो क्या हैं और उनकी रीजंस क्या हैं? बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनकी रीजंस क्या होती हैं, क्या वजूहत हैं कभी हमारा बिजनेस पीक पे चला जाता है और कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये आपने बताना है बिजनेस साइकिल। ठीक है? बस इसको डिटेल में मतलब कि बना के और पीडीएफ बना के रख लेनी है। अच्छा पीडीएफ बना के रख देनी है? नहीं आप कह रहे थे ना वो जब पेपर होंगे उस वक्त सबमिट करवानी है। ये जो है ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि ये 3 टॉपिक आप खुद करोगे और इसी में से मैं मतलब क्वेश्चन बना के दे सकती हूँ। इसमें से भी जो पीछे हम सारा पढ़ के आए हैं वो भी, और 3 टॉपिक जो अब आपको बताया, एक नेशनल इनकम, एक इन्फ्लेशन और एक अब बिजनेस साइकिल, ये तीनों आपने करके रखने हैं तैयार। ठीक है? नेट से एज इट इज कॉपी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं चेक कर लूंगी और जिसका भी थोड़ा सा भी मैच हुआ तो आपने सिर्फ करना यह है कि 1-2 दफा इसे रीड करोगे, रीड करने के बाद खुद ही आपको आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर अपने कॉन्सेप्ट को आपने लिखना है। मैम सारे लॉन्ग ही होंगे ना? हाँ जी सारे लॉन्ग ही होंगे। और इसमें ना आप कोई हिस्ट्री वाला ना दीजिएगा, यानी कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कब से कोई मतलब जीडीपी वाला रेशो वगैरह बताएं और इस तरह वाला। नहीं रेशो नहीं बताऊं। मैम ये असाइनमेंट नहीं है? ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपके पेपर में टॉपिक्स इंक्लूड है। मैम एक फिर ये आप ना हम जैसे लोगों के लिए तो थोड़ी सी सहूलत रखें ना मैम, कि जो से आप इंग्लिश की वर्डिंग आगे पीछे हो जाए तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा। अच्छा क्योंकि मैम अब हम तो टाइमिंग क्या होगी? जी मतलब कि पेपर की क्या कितनी टाइमिंग होती है, यानी कि फाइनल के कितने मिनट होते हैं और मिड्स के? फाइनल के सिर्फ 2 घंटे होते हैं और मिड का जो 1.5 घंटा होता है। और ऊपर आधा घंटा देते नहीं है वो पीडीएफ बनाने के लिए? नहीं आपने उसी में सारा काम करना है। नहीं मैम आधे देते हैं, घंटे एक्स्ट्रा होता है मैम। नहीं मैं नहीं दूंगी। ठीक है मैम ये तो जुल्म है ना, हर जगह फिर देती मैम है आपने कितना टाइम देना है पेपर के लिए? मैंने सिर्फ मिड के पेपर के लिए 1.5 घंटा और फाइनल के लिए सिर्फ 2 घंटे।
मैम यहाँ ग्रुप में पेज आया पड़ा था कि सुबह 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे तक, उससे पहले आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, शाम 6 मुझे बजे तक, नहीं आया। शाम मैम वो 6 बजे दूसरे तक। डिपार्टमेंट का था, वो तू चुप मैम नहीं वो करके बैठ उसका सकता, वो इंग्लिश वालों का है। तू चुप नहीं हाँ, तो कर मेरे सकता। पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वही बताऊंगी। यस मैम, वो सर कह रहे थे, मैंने बात की थी कल डिटेल में, वो सर कह रहे थे कि आपको हाफ आवर ऊपर मिलेगा जिसमें आप अपना ये सबमिट करवाएंगे, और इसमें मतलब कि आपने अपना नेट वगैरह सब कुछ अच्छा रखना है, उसमें ही आपने सब सबमिट करवाना है, ऊपर आधा घंटा मिलेगा आपको। अच्छा, मैम मेरा एक क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से। मैम इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि 2-3 बेसिक चीजों को कंट्रोल करके या पूरी चीजों को कंट्रोल करके? 2-3 बेसिक चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हो। और बेसिक चीजों में क्या आ जाएगा, एक तो स्टेट मैम बैंक आपका, पेट्रोल, खाने की चीजें। हाँ, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी जाए ताकि उसकी शॉर्टेज ही ना हो और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज ना हो, और एक प्राइसेस को स्टेबल रखा जाए। अप्स एंड डाउन्स की वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, फिर कल जो है मैं आपको बता दूंगी कि टेबल ठीक है। गिरा के सारा कुछ। ओके मैम।